हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के मिड टर्म एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे गए होंगे और आप सभी के अच्छे नंबर आएंगे। दोस्तों अब हमें तैयारी करनी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 को लेकर, जो कि जिसके लिए जो समय हमारे पास है वो केवल 2 महीने का। फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसे में हमारे पास कम समय है। और कम समय में अच्छी तैयारी कैसे होती है, जब आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन जो बार बार CBSE रिपीट करती है, सैम्पल पेपर के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट आए हुए हैं, और चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतने आपको क्वेश्चन आएंगे। सो हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर के द्वारा दोस्तों एक शुरुआत की गई, जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और उसी सीरीज में दोस्तों आज हमारी दूसरी वीडियो है। आज इसमें हम करने वाले हैं क्लास 10 के SST का पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट वीडियो, यानी कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट चैप्टर के एक ही वीडियो में शामिल करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो से बाहर दोस्तों जो है आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये कंप्लीट जो वीडियो है वो जो है लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई। तो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जितने मिनट की वीडियो बने आपको एंड तक देखना है और इसके बाद नोट्स ले लेना है इसी के साथ साथ, तो इसको तैयारी कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों आप जो है पॉलिटिकल साइंस का जो 20 नंबर आपको SST में कंप्लीट मिलने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो पर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है कि श्रीलंका तमिल तथा भारतीय तमिल कौन है। तो अगर हम श्रीलंकाई तमिल की बात करें तो श्रीलंकाई तमिल जो है श्रीलंका मूल लोग रहते हैं, यानी मूल श्रीलंकाई तमिल जो कि श्रीलंका में पैदा हुए तो उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहा जाता है। जबकि जो भारतीय श्रीलंकाई तमिल है वो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जो है उन्हें बगानों में कार्य करने वाले मजदूरों के रूप में वहाँ पर वो गए थे। और दोनों समूह मिलकर श्रीलंका की 18% जनसंख्या का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या था कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे, हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो ब्रिटेन दुनिया में हर जगह राज कर रहा था। तो जहाँ जहाँ ब्रिटेन को मजदूरों की आवश्यकता थी वहाँ ब्रिटेन जो है भारतीयों को लेकर मजदूरी के रूप में, बधवा मजदूरी के तौर पर, गिरमिटिया मजदूरी के तौर पर लेकर जाता था। और कुछ मजदूर वहीं पर बसकर रह गए और उससे इसलिए वहाँ को होकर रह गए। इसलिए हम क्या कहते हैं, श्रीलंका में भारतीय तमिल और श्रीलंकाई तमिल में अंतर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। जो चैप्टर का नाम है, तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। यह एक मूल नियम पर आधारित है जिसमें देश के जातीय समूहों को सरकार में स्थायी हिस्सा दिया जा सके। ठीक है, इसी प्रकार सामुदायिक सरकार का क्या अर्थ है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामुदायिक सरकार से आप क्या समझते हैं। कल आपके इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है सत्ता का क्या अर्थ है। क्या सत्ता का क्या अर्थ है। सत्ता का अर्थ है व्यक्ति अथवा समूह की अपनी इच्छा पूर्ण करने की काबिलियत अथवा अपने उद्देश्य प्राप्त करने की काबिलियत। राजनीति में सत्ता को एक रिश्ते के रूप में लिया जाता है जिसका अर्थ है औरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता जो कि दूसरे ना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्र राज्य का क्या अर्थ है। अगला क्वेश्चन है उन 2 एशियाई देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाई और जातीय समूह में संघर्ष था। तो वह है बेल्जियम, माफ़ कीजिएगा श्रीलंका और नेपाल। ठीक है, श्रीलंका और नेपाल एशिया के 2 ऐसे देश है जहाँ पर 2 भाषाई तथा जातीय समूह में संघर्ष था। बेल्जियम कहाँ पर स्थित है, तो बेल्जियम जो है एक छोटा सा देश है जो पश्चिम यूरोप के फ्रांस के उत्तर में, नीदरलैंड के दक्षिण में तथा जर्मनी के पूर्व में स्थित है बेल्जियम। ठीक है, इसके बाद देखें तो बेल्जियम में फ्लेमिश बोलने वाले 59%, फ्रेंच बोलने वाले 40% और जर्मन बोलने वाले 1% लोग रहते हैं। तो इनमें से एक जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे फ्रेंच भाषा भाषी को पूछ लिया जाए या जर्मन भाषा वालों को पूछ लिया जाए या आप ये कहते हैं फ्लेमिश बोलने वाले के लिए पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट श्रीलंका का मुख्य जातीय समुदाय कौन सा है। तो श्रीलंका के लगभग 74% जनसंख्या सिंहली भाषा का प्रयोग करती है तथा यही वहाँ की मुख्य जातीय समुदाय भी है। श्रीलंका का मुख्य अल्पमत जातीय समुदाय कौन सा है। तो श्रीलंका की लगभग 18% जनसंख्या तमिल भाषा बोलती है और यही वहाँ का मुख्य अल्पमत जातीय समुदाय भी है। इसके बाद देख सकते हैं कि बोली जाने वाली भाषा के प्रतिशत के आधार पर बेल्जियम की जटिल जातीय संरचना क्या है। तो डच 59% बोलते हैं, फ्रेंच 40%, जर्मन 1% भाषा वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं श्रीलंका के बहुसंख्यकों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो बहुसंख्यकों द्वारा जो भाषा बोली जाती है तमिल। इलम से क्या अभिप्राय है, तो इलम से अभिप्राय है सरकार 1980 के दशक में श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर बहुत से संगठन बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका का शासकीय धर्म क्या है।
तो श्रीलंका का शासकीय धर्म बौद्ध धर्म है। यूरोपीय संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। श्रीलंका का तमिलों की मुख्य 2 मांगे बताइए। तो क्षेत्रीय स्वायत्तता और शिक्षा और सरकारी नौकरी में एक समान अवसर। ठीक है सर। इसके बाद अगर हम देखें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देख सकते हैं सरकार की बहुसंख्यकवाद की नीतियों के प्रति तमिल लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। ठीक है, इसको कर लेना आपको। सत्ता की साझेदारी क्या है? लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या हैं? ठीक, इसी प्रकार से श्रीलंका की जातीय संरचना से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आपको कर लेना। जातीय संरचना श्रीलंका की कैसी है और कौन कौन से जातीय समुदाय के लोग वहाँ पर निवास करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको प्रश्न जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है श्रीलंका का नया संविधान कब लागू किया गया? श्रीलंका में कौन कौन से भाषा भाषी लोग रहते हैं? ठीक है, श्रीलंका में विविधता का कारण के यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको कर लेनी है। इसके अलावा बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी व्यवस्था की चर्चा करें। इसके बाद श्रीलंका में एक विशेष समूह के बहुसंख्यकवाद के बारे में आप क्या जानते हैं? नेक्स्ट है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है, व्याख्या करें। सीबीएसई 2015 में इस क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रीलंका को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो फरवरी 1948 में। बेल्जियम कब स्वतंत्र घोषित किया गया था? 1836 में। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा बेल्जियम में बोली जाती है? तो उपरोक्त सभी भाषा जो है बेल्जियम में बोली जाती है। ये सारी चीज़ें श्रीलंका को सिंहली भाषा को कब श्रीलंका की राजभाषा बनाया गया था? तो 1956 में श्रीलंका में जो है सिंहली को राजभाषा बनाया गया था, जब उसका नया संविधान लागू किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो एमसीक्यू है आपको कर लेना दोस्तों। एमसीक्यू से क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको कर लेने, इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शामिल किया दोस्तों, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में, क्योंकि ये सब कंप्लीट वीडियो जो है लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से आपका चैप्टर जो 2 है संघवाद। ठीक है, संघवाद में ये आपको पढ़ लेना। संघवाद क्या है? तो संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 प्रकार की सरकार होती है। पहली प्रकार की सरकार केंद्र सरकार होती है, जिसके पास अधिक शक्तियां होती हैं, तथा दूसरी प्रकार की सरकार प्रांतीय सरकार होती है, जिसके पास केंद्र सरकार की तुलना में कम शक्तियां होती हैं। ठीक है, संघवाद की विशेषता भी पूछ सकता है, संघवाद की विशेषता होती है। ठीक है, तो इसमें संघवाद की विशेषता क्या, उसको आपको देख लेना है। संघवाद का प्रकार क्या है? 7 आकर संघ बनाना। ठीक है, और 7 लेकर संघ बनाना, इसको भी आपको कर लेना है। तो ये आपको, इसको आप पढ़ो तो आपको कंप्लीट पूरा चैप्टर इसी एक पेज में हो जाएगा। बट फिर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए जो आपको लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे एक अलग विशेषता को बताइए। सीबीएसई 2013 में इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद की स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है संघवाद के इस चैप्टर से दोस्तों। ठीक है, तो इसको आपको जरूर करना है। 1992 से पहले स्थानीय शासन क्या था, 1992 के बाद क्या क्या हुआ, और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, किस संशोधन के बाद महिलाओं को जो है 33% पंचायती राज में आरक्षण दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आपको कर लेना डेफिनेटली। ठीक है, अब अगर हम बात करें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, 2 भी पूछे जा सकते हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हमने कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो संघ सूची राज्य सूची से क्वेश्चन पूछा जाएगा। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो संघ सूची पर कानून कौन बनाती है? तो केंद्र सरकार जो है संघ सूची पर कानून बनाती है। राज्य सूची पर कौन कानून बनाता है? तो राज्य सरकार राज्य सूची पर कानून बनाती है। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? तो समवर्ती सूची पर कानून बनाता है केंद्र और राज्य दोनों। बट अगर केंद्र और राज्य में किसी बात को लेकर विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार के कानून को ज़्यादा महत्वता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं? रक्षा, बैंकिंग, संचार। राज्य सूची में कौन से विषय शामिल है? पुलिस, कृषि, व्यापार और शिक्षा। जो है समवर्ती सूची में कौन? शिक्षा, वन विभाग। तो ये आपको इन सूचियों में कौन कौन सूचियाँ आती हैं वो आपको पढ़ लेना है, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 1993-92 में हुए 73वें संवैधानिक संशोधन की कुछ विशेषताएं बताइए। अथवा हम पूछा गया है कि 1992 के संशोधन के अंतर्गत ऐसे कोई 3 प्रावधानों को लिखिए जो सारी सरकार को सशक्त बनाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा क्या होती है, इसके कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्थानीय स्व सरकार का क्या महत्व है। नेक्स्ट संघवाद और विकेंद्रीकरण किस प्रकार भारत में लोकतंत्र को बढ़ावा देता है।
संघवाद की साधारण प्रकृति क्या है, संघवाद की विशेषता भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं संघवाद के प्रमुख लक्षण, विशेषता और 5 विशेषताएं। संघवाद की विशेषता क्वेश्चन पूछेगा तो या उसको आपको करना ही करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस चैप्टर में। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए। ठीक है, अभी बोर्ड एग्जाम में समय है, अभी से आप करेंगे तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम तक आते आते आप पूरी तरह से पुख्ता आपकी तैयारी हो जाएगी और आप डेफिनेटली गारंटी से बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। 90+ तो पक्के इस हिस्ट्री में। ठीक है, ये सारी चीज़ें। संघवाद में किस आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को बंटवारा हुआ है, अथवा किस प्रकार भारतीय संघ में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियाँ विभाजित की गई हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको कर लेनी है। ठीक, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, ये सब आपको देख लेना है। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र की एक ऐसी प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए जो इसको संघीय देश बनाती है। CBSE 2014 में पूछा गया था, तो वो कौन सी विशेषता जो हमें संघ बनाती है। तो भारत में केंद्र सरकार और राज्यों में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था संविधान द्वारा की गई है। राज्य सरकार की कुछ जो शक्तियाँ हैं तीसरे स्तर की सरकार यानी कि नगर पालिका तक पंचायतों में विभाजित की गई हैं। राज्य एवं केंद्र सरकार को अपनी अपनी अलग विषय सूची पर कानून बनाने का अधिकार है और न्याय प्रदान करने के लिए राज्यों में उच्च न्यायालय तथा पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना, तो ये आपको देखना है। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, तो बेल्जियम में संघीय सरकार है। बेल्जियम, श्रीलंका, ये सारे जो MCQ है दोस्तों आपको कर लेने, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये सारे MCQ। ठीक, क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, शासक दल क्या होता है, विरोधी दल क्या होते हैं, मिलीजुली सरकार क्या होती है। ये जो वर्ड्स हैं इसको जरूर आपको कर लेना, 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। द्विदलीय प्रणाली क्या होती है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है, एक दलीय व्यवस्था क्या है, क्षेत्र दल क्या है, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल क्या है। जो यहाँ पर वर्ड है ना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछा जाएगा इन 6-7 में से, तो इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अगर बात करें लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें अथवा राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का विश्लेषण कीजिए। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, नीतियों तथा कार्यक्रमों को सामने लाना होता है, कानूनों की निर्माण करना होता है। राजनीतिक दल सरकार को निर्मित करते हैं तथा चलाते हैं और विपक्ष का निर्माण भी करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE 2012, 2017, 19 में और 22 में क्वेश्चन पूछा गया से। फिर आप देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ यहाँ पर, राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियाँ क्या हैं। 3 बार क्वेश्चन 3 अलग अलग प्रकार से पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो उनके सामने चुनौतियाँ बहुत सारी, तो चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। ठीक है, वंशवाद है, धन और आपराधिक तत्व घुसपैठ है, विकल्पहीनता की स्थिति मौजूद होती है। तो ये किस जो है राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ मौजूद है, इसको समाप्त करना चाहिए। फिर राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए हम उन्हें मजबूत बनाने कुछ सुझाव दें, अथवा राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए कोई 5 उपाय सुझाइए, अथवा राजनीतिक दलों के सुधार के लिए कोई 5 प्रभावी उपाय सुझाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आपको करना है कंप्लीट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल हमने कर दी है दोस्तों बाकायदा सही तरीके से। क्योंकि बहुत बार कमेंट्स आते छात्रों की कि सर क्वेश्चन तो होता है बट उसका उत्तर हमें नहीं पता होता है और उसका उत्तर हमें मिलता नहीं सही तरीके से, जो बोर्ड एग्जाम में लिखने से अच्छे नंबर आए। तो इसलिए हमने कंप्लीट क्वेश्चन के साथ साथ उत्तर को भी शामिल कर दिया है, जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। ठीक है, गठबंधन किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत ने बहुदलीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई है। ठीक है, राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कौन से होते हैं, क्षेत्रीय दल अथवा प्रांतीय दल कौन कौन से होते हैं, उदाहरण दें, और राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट पूछा गया, तो इसको आपको करना है। इसके बाद आप देख सकते दल बदल का क्या अर्थ है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल, उनके नाम लिखिए, कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं उसको नाम आपको याद होना चाहिए, और साथ ही साथ राष्ट्रीय दल के संस्थापक और इसकी स्थापना कब हुई भी पता होनी चाहिए। ठीक, तो इस चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। 1-1 नंबर में जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इसको शामिल किया हुआ है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 नंबर में। तो इसको आपको करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये देख सकते CBSE 2012 में पूछा गया, अलग अलग राजनीतिक दल ये शासन व्यवस्था से क्या प्रकार बताएं। ठीक है, लोकतंत्र में विपक्षी राजनीतिक दलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो विपक्षी दल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लोकतंत्र में। क्वेश्चन CBSE 2017 में भी पूछा गया था, 19 में भी और 22 में भी पूछा गया था। ये कौन से दल को भारत में राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक,
भारत में क्षेत्रीय दलों का क्या महत्व है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वंशवाद का क्या अर्थ है, ठीक है। इसके बाद आंतरिक लोकतंत्र की कमी का क्या अर्थ है, अथवा भारत में राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राष्ट्रीय दल और राज्य दल क्या होते हैं, क्षेत्रीय दल क्या होता है, प्रादेशिक दल क्या होता है, इसमें अंतर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप कर लेना। नेक्स्ट बात करें, चीन में कोई नया राजनीतिक दल क्यों नहीं बन पाता, राजनीतिक दल के 3 घटकों को विश्लेषण कीजिए। CBSE 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी, ये राजनीतिक दल के 3 जो हैं प्रमुख सदस्य होते हैं, घटक होते हैं, ठीक है। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, अथवा लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदार है, विश्लेषण कीजिए। अथवा लोकतंत्र सरकार कैसे वह सरकार है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आप देख सकते हैं रिपीट किया गया CBSE 2015 में, 17 में, 19 में और 22 में भी, ठीक, इसको आपको करना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं फिर से रिपीट क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल तरीके से 2015 में भी, 17 में, 19 में और 22 में भी पूछा गया है, तो इसको आपको करना। अथवा में क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है दोस्तों, तो इसको आपको भी किसी प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। इस प्रकार आप देख सकते हैं चीज़ें काफ़ी साफ और क्लियरिटी से हमने प्रस्तुत कर दी हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े उत्तर देखने में, उत्तर ढूंढने में, उसे समझने में, ठीक है ना। ये चीज़ आपको कर लेनी दोस्तों। उसके बाद लोकतंत्र का राजनीतिक परिणाम क्या है, लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम से आप क्या समझते हैं, और भारत में लोकतंत्र के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक शर्तें हैं, कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, ये करना है। लोकतंत्र से किन परिणामों की उम्मीद की जा सकती है, तो 4 परिणाम होते हैं, सामाजिक, आर्थिक विकेंद्रीकरण और सामाजिक न्याय, ठीक, ये भी आप करना है। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं CBSE 2011, 2017, 15 में क्वेश्चन पूछा गया है, लोकतंत्र की विशेषता, उसका अर्थ और उसकी विशेषता, ठीक है ना, पूछा गया क्वेश्चन। तो ये दोस्तों पूरा कंप्लीट, जिसे कहते हैं पूरा कंप्लीट सिलेबस CBSE बोर्ड के लेटेस्ट सिलेबस 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके आधार पर मैं तैयार किया है, और इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल के द्वारा अपलोड की जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से, बहुत अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकते हैं। विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।